हेलो एवरीवन। अभी तक आपने गुनाहों का देवता भाग 14 में सुना कि सुधा के विवाह के उपरांत चंद्र के जीवन में आए हुए खोखलेपन को बिनती पूरा करने की कोशिश करती है, परंतु सुधा की कमी का एहसास चंद्र को होता रहता है। अब आगे। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा। डॉक्टर शुक्ला के सोने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैयों की तरफ अब पलक देखता हुआ चंद्र जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों का कोई खत भी नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंद्र को डॉक्टर साहब के जाने के पहले कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। अब वह इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा को कोई खत भी नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात ज़रूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में कुछ हो गया है, उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में कि सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थीं। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर के यूक्टी प्लस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच की झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंद्र को दे दिए। चंद्र ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहेगी, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंद्र ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंद्र को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही, मारे गुस्से के। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंद्र चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंद्र के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसे हैं वह। तीसरे चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइन्स का सौंदर्य और भी निखर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ 4 दीवारियों
तक हरी भरी हो जाती हैं। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियां निखर कर धुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बतखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर बर्थडे के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बर्थडे को देखने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्थडे शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमज़ोर था बर्थडे। और वही क्या कमज़ोर था, ये सारी दुनिया कितनी कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन के बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रीचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, ये मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतने जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियाँ चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जैनी है और एक मेरा मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जैनी की सालगिरह है। तुम जैनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी। मुझे मिल गई। बहुत ख़राब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना? बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफ़रत मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत। उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूंगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ। इससे शादी कर लूँगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूँ ना। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अब बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे। अंत में बोला, ये बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं क्या? हाँ और क्या। शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के जाना ही नहीं चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज़ आई। चंद्र चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र हैं और जैनी की सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन ये आवाज़ें कैसी? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंता से बैठ गया।
और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला आ रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपये उपहार ले लिया। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जैनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गाली देती हुई बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जैनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जैनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा, बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जैनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया, हाँ समझ गए। जैनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो। मरने की ठानी है? मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बिना शादी के मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरी की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद, ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हाँफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि ये लड़की, ये डाइन जैसी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ। चंद्र ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, लेकिन ये झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदर ने पूछा। होंठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया, तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लग रहा था तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी। अब वह कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंद्र चुप बैठा सोच रहा था, कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानव प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। यह बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्या दूँ इसे, कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूँ। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया, मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर, बर्टी बहुत गंभीर बनकर बोला। इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझती नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति को बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने। और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए तो। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह एक नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है
तो वह यह है कि उसे एक पति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना। सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ, अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उसे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे, तो तुम उसकी शादी करा देना। यह लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने पवित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन से उछलकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा कि एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू कि आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा। सुधा सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने हैं और चंद्र किरणों की चादर लपेटे हैं। जहाँ जहाँ चंद्र जाता है, कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष की फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर बेग निकला, एक सफ़ेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मसाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंद्र को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य यह है। और उसने अपने हाथ की मसाल ऊंची कर दी। ये कपूर का पहाड़, ये बादलों की साड़ी, ये किरणों का परिधान, ये इंद्रधनुष के फूल, ये सब झूठे हैं। और ये मसाल जो अपने एक स्पर्श में इस तरह सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मसाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़कर बहने लगी। भागो सुधा, चंद्र ने चीख कर कहा, भागो। सुधा भागी, चंद्र भागा और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। चंद्र ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंद्र चौंक कर जाग गया। पानी बंद था लेकिन घनघोर अंधेरा था और पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग की जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती हो। चंद्र कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया, उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महराजिन उठी। कहाँ है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंद्र ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा, चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से न चला आए। लेकिन बर्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उसे सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उसकी चीर फाड़ करता, उनकी सौ परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अभी किसी ने उसे तर्क का अस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया और इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम में से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंद्र के मन में एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया। सुधा दूर थी तब वह खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई से आने लगी। उसे यह सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक।
उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य ये सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतः हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को ना भी समझाता तो घूम फिर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का? विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। ये लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिंती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिंती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी। सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछियाँ और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा। चेहरे की हड्डियाँ निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिंती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और उसने अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने जो ही आयत पाई वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई। बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, ये क्या नाटक करती हो? आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटा अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर जैसे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जागते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौट कर ऊपर छत पर चला गया और बिंती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ न हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। बिंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी। बिंती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कौर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूँगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो, बताओ हमसे क्या पाप हो गया है। पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सज़ा दे दो, लेकिन ऐसा न करो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। अब इस तरह की बातें करना और सुनना ही मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह पर यह शोभा नहीं देता।
सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में? मैं पहले ही समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर। अब तुम ही ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर छत में फेंक दिए, बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज़ में बोली, जो तुमने कहा था मैंने किया, अब जो कहोगे वही करूँगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिंती, बिंती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे ये क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिंती आ गई थी। लो इन्हें चूड़ा पहना दो। बिंती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए खाना खा लीजिए, बिंती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रूंधे गले से कहा। खाइए वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा ख़त्म हो जाए। न आप सीधे मुंह से बोलते हैं न दीदी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे कि ये बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल उठते थे, अब आपको क्या हो गया है। चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिल्ती। मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूँगा। इतना अभागा हूँ कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिंती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछते हुए बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए खाइए, जाओ दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिंती गई, फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। सुधा ने ना खाया तो? नहीं, आप खा लीजिएगा तो वे खा लेंगी। उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिंती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे धीरे गहरी सांस लेकर बोला, बिंती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए। लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया और प्रेस गया, जहाँ उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिंती से उसने पूछा कि कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिंती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुँह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचौली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटे हुए बादलों को देखते हुए जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिंती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे।
सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा? चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई, मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का कैसा कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा? और चंदर की आंखों में से एक बूंद आंसू सुधा के पाँव पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पाँव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधी हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी चौपट कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है चंदर? तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा दिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो? नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं, तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी ऐसे करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसु लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोस बादलों को न देख, बेखबर तो कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो यही हैं। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ़ है वह मैं जानती हूँ, यह बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, ये कभी भी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना, चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो, कहाँ तुम कहाँ दुनिया। काश भी कभी तुम्हारी गोद से अलग ना होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियां बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था। सुधा को महीने भर बाद ही जाना है और सुधा भूल गई थी कि शाहजहाँपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी की हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में ही होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को ज़बरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते।
दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिंती के लिए। सुधा बिंती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिंती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिंती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिंती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कुब्जों की बारात। शहर में सुधा बिंती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसीलिए चंदर यहीं बिंती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था। वह दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं होने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा बिंती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा आंख में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई है चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा, और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब मैं सशक्त रहूँगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ तुम उसे नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दी और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं। लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कड़कड़ विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा, अब तो जैसा है जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी हो वैसा निभा करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सोचता है। आओ चलें चाय पिए। उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहेंगी, क्यों ना करूं ब्याह, जरूर करूंगा, और जनाब दो दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगी। कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा। होगा क्या, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ। मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को।
लेकिन चंदर, तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा। नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी ना कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।